चलो लेट्स स्टार्ट विद एटेन्यूएशन ऑफ एक्स रेज. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट इज मेंट बाय एटेन्यूएशन? एटेन्यूएशन का मतलब होता है इंटेंसिटी में डिक्रीज आना. जब एक्सरे किसी मीडियम में से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है. ठीक है. और बल्कि कोई भी रेडिएशन जब किसी मीडियम में से गुजरती है तो जो उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीज आता है उसको कहते हैं एटेन्यूएशन. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे या रेज रेडिएशन व्हेन पासिंग थ्रू अ मीडियम. ठीक. एटेन्यूएशन ऑफ एक्स रेज. अच्छा, अब इसका लिए जो फॉर्मूला है एटेन्यूएशन का वो बहुत सिमिलर है जो हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ा था. अच्छा, ज़रा इसको देखते हैं. सपोज करो तुम्हारे पास एक मीडियम है, कोई भी मीडियम है, लाइक मसल है या बोन है. अच्छा, ज़ाहिर है हम अज्यूम ये करेंगे फिज़िक्स में कि उस मीडियम की जो थ्रू आउट उसका जो बिहेवियर है ना वो एक जैसा है. ठीक है. यानी ऐसा नहीं है कि एक तरफ से वो मीडियम डिफरेंटली बिहेव करेगा और दूसरे एंड से वो डिफरेंटली बिहेव करेगा. ठीक है. एग्जाम्पल हम ये कहते हैं, लेट्स सपोज के एक्सरे हैज़ टू पास थ्रू अ रीजन ऑफ अ मसल. सर अगर आप पढ़ लेंगे ये जो कि एक दूसरे बाद में कर लीजिएगा, पढ़ाई कर लें. नाउ I naught is the intensity which enters the muscle. इसको कहते हैं इंसिडेंट इंटेंसिटी. ठीक है. एंड से I is the intensity which is transmitted out of the muscle. इसको कहते हैं ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी which passes out of the medium. ठीक है. तो जिस तरह आपको याद हो हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में कहा था कि जो रेडिएशंस होती हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती हैं. याद है उसकी एक्टिविटी? वेरी सिमिलरली एक्स रेज के अंदर ये इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है. ठीक है. और इसका रिलेशनशिप क्या होगा? अच्छा, ये इंसिडेंट है, ये ट्रांसमिटेड है. ठीक है. ये थिकनेस ऑफ द मीडियम है एक्स. एक्स इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम. तो I इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंट माइनस यू एम यू जिसको हम कहते हैं x. ये इसका फॉर्मूला है. ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंट माइनस म्यू या यू एक्स, वेर दिस यू इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट. ये किसका होता है? ये मीडियम का होता है, ऑफ मीडियम. हर मीडियम का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अलग अलग होगा. मसल का अलग होगा, बोन का अलग होगा, फैट का अलग होगा, सॉफ्ट टिश्यूज का अलग होगा और क्वेश्चन में तुम्हें दिया जाएगा. ठीक है. अब मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं. ये डिफरेंट होता है फॉर एवरी मीडियम. ठीक है. और इसका जो यूजुअली जो यूनिट होता है ना आप देखिएगा वो पर सेंटीमीटर या पर मिलीमीटर. ठीक है. तो अब इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन पर सेंटीमीटर या एब्जॉर्प्शन पर मिलीमीटर. अभी मैं आपको वैल्यू से समझाता हूँ. पहले आप लोगों को एक्सप्रेशन समझ में आ गया? ठीक है. तो जो अगर आपको आई कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे. लाइक अब देखें ज़रा एग्जाम्पल देके आपको बात समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अच्छा पहले मैं आप लोगों को ज़रा एक एग्जांपल लेके बात समझा दूं. फॉर एग्जांपल मुझे कहा हुआ है एग्जांपल, पहले ये वाला एग्जांपल देखो. इसमें बोन का तुम्हारे पास जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो कितना है? 2.9 पर सेंटीमीटर. इसका यूनिट होता है पर सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ? 2.9 पर सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि जब बोन में से 1 सेंटीमीटर में से 2.9 पर सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर ऑफ द बोन में से जब एक्सरे गुजरेंगी तो उसमें जो डिक्रीज आएगा इंटेंसिटी का वो 2.9 का डिक्रीज आएगा. ठीक है. यानी 2.9 इंटेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन इट पासेस थ्रू 1 सेंटीमीटर ऑफ द बोन. तो किसी भी मीडियम का देखो, ये मैंने यहाँ पे बोन का भी लिखा हुआ है.
यहाँ पर मसल का भी लिखा हुआ है इस टेबल में, नजर आ रहा है? इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, यू वाले इस वाले कॉलम की बात हो रही है। यू सी दैट, यू पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है एवरी 1 सेंटीमीटर ऑफ बोन डिक्रीजेज द इंटेंसिटी बाय 2.9। एवरी 1 सेंटीमीटर ऑफ द मसल डिक्रीजेज द इंटेंसिटी बाय 0.95। अच्छा, और एक और बात भी देखो, बोन बेसिकली एक हार्ड मटेरियल है ना, तो वो ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, उसकी एटेन्यूएशन ज्यादा है, लेकिन मसल रिलेटिवली सॉफ्टवेयर रीजन होता है बॉडी का, तो उसके अंदर से डिक्रीज भी पर सेंटीमीटर कम आ रहा है। तो हर मीडियम कितना डिक्रीज करेगा इंटेंसिटी को, वो उसकी इसकी वैल्यू से, कोफिशिएंट की वैल्यू से पता चलता है। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आइए पहले हम आपको सिखा दें व्हाट इज हाफ थिकनेस या हाफ वैल्यू थिकनेस। पहली चीज, ये आप लोग बिल्कुल हाफ लाइफ की तरह है इसका कॉन्सेप्ट भी। अगर रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ सीखा था ना, तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आ जाएगी। हाफ लाइफ क्या होती थी रेडियो एक्टिविटी में? द टाइम टेकन फॉर एक्टिविटी टू डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। हाफ थिकनेस, जरा कॉमन सेंस यूज करो, क्या होगी हाफ थिकनेस या वैल्यू थिकनेस? टाइम नहीं है ये, वो थिकनेस जो इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दे बाय हाफ। ठीक है जी, इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रेस को जो आधा कर दे, वो थिकनेस ऑफ द मीडियम कहलाती है हाफ थिकनेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी, इसको हम ना एक्स हाफ लिख देते हैं। सो अ थिकनेस विच डिक्रीजेस इंटेंसिटी, ज़ाहिर अब एक्सरे की बात करें, अल्ट्रासाउंड की भी वैसे ये डेफिनेशन होती है, लेकिन क्योंकि हम एक्सरे की बात करें तो अभी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एक्सरे, टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू या वैल्यू। ठीक है, और याद रखो हाफ थिकनेस कांस्टेंट होती है। मींस अगर 2 सेंटीमीटर एक्सरे आई और 2 सेंटीमीटर गुजरने के बाद उसकी इंटेंसिटी आधी हो गई, तो अगले 2 के बाद वो फर्दर आधी हो जाएगी, फिर अगले 2 के बाद वो फर्दर आधी हो जाएगी। यानी सपोज करो अगर उसकी इंटेंसिटी एंटर हुई है वो 100 है, 2 सेंटीमीटर गुजरने के बाद वो कम हो गई 50 हो गई, तो अगले 2 सेंटीमीटर गुजरने के बाद वो 25 हो जाएगी, अगले 2 के बाद वो 12.5 हो जाएगी। हर तो हाफ थिकनेस हम कहते हैं कांस्टेंट है, अच्छा ऑलमोस्ट यानी एवरेज, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बिल्कुल फिक्स 2 सेंटीमीटर नहीं होती, लेकिन ऑन एवरेज कांस्टेंट रहती है। यानी अगर 2 नहीं होगी तो अगले में 1.9 हो जाएगी, फिर अगले में को 2.1 हो जाएगी, बट और एवरेज जब आप उसका निकालते हैं तो वो कांस्टेंट ही होती है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? हाफ थिकनेस क्या होती है? अच्छा, अब इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे ना, थिकनेस अगेंस्ट इंटेंसिटी, तो देखो अगर वाई एक्सिस पे आ जाए इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पे आ जाए थिकनेस ऑफ द मीडियम, एक्स इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम, तो इसका एक एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाएगी, लाइक दिस। ये बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है ना जैसा ग्राफ हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी अगेंस्ट टाइम का बनाया था, इट्स वेरी आइडेंटिकल टू दैट। तो बिल्कुल जिस वक्त थिकनेस 0 है, यानी थिकनेस 0 का मतलब है कि वो एंटर हो रही है बॉडी के अंदर, तो उस वक्त इंटेंसिटी है I0। I0 का हाफ क्या होगा? हाफ I0। तो अगर ग्राफ पे जाके मैं हाफ I0 पे इसको कर्व को टच करूंगा नीचे जाके, हाफ I0, तो जो थिकनेस होगी उसको हम कहते हैं हाफ थिकनेस, ये एक्स हाफ, ठीक है, एक्स हाफ। अच्छा, अब अगर उसका फर्दर हाफ हो गया, देखो अभी मैंने इसको कह दिया 0 से लेके x1, अच्छा मैंने इसको अभी x1 लिखा है, ये 0 से लेके x1 क्या है इसकी हाफ लाइफ। अच्छा, अगर उसका फर्दर हाफ हो गया, यानी इसका ना 1/4 हो गया ना, इसको मैंने कह दिया x2 1/4, तो इसका मतलब है 0 से x1 तक फर्स्ट हाफ लाइफ, x1 से लेके x2 तक सेकेंड हाफ लाइफ, ये दोनों अगर आप देखेंगे सो ऑन, फिर इस तरह थर्ड हाफ लाइफ, ठीक है, 1/8 हो जाएगा वो थर्ड हाफ लाइफ। तो हम ये कहेंगे इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये इसकी सेकेंड हाफ लाइफ है, ये इसकी थर्ड हाफ लाइफ है। ये बिल्कुल वैसे ही रेडियो एक्टिविटी, और ये सारे क्या होंगे एक दूसरे के बराबर, ठीक है।
इसको ज़रा मैं यूँ लिख लेता हूँ, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, और ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी जितना टाइम उसका आधा होने में लगेगा उतना ही टाइम आधे से फर्दर आधा होने में, यानी आधे से 1/4 होने में लगेगा, उतना ही 1/4 से 1/8 होने में लगेगा। ठीक है, सो ये जो ड्यूरेशन होगा हाफ लाइफ का ये कांस्टेंट होगा। इज दिस क्लियर? पक्का? चले, अच्छा एक और बात सर, इसी इक्वेशन को मैं रीराइट कर सकता हूं, I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। अच्छा देखें, एक दफा एक हाफ लाइफ गुजरने पे ये रेशो क्या हो जाता है 1/2, 2 हाफ लाइफ गुजरने पे क्या हो जाएगा 1/4, 3 हाफ लाइफ गुजरने पे, तो हम इसको सिंपली यूं कह सकते हैं कि 1/n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ थिकनेसेस, सॉरी वो हाफ थिकनेसेस। तो एक हाफ लाइफ गुजरने पे n की वैल्यू होगी 1। ठीक है, एक हाफ थिकनेस, तो मतलब जब एक हाफ थिकनेस में से गुजरा तो वो आधा हो गया, 2 हाफ थिकनेसेस में से गुजरा तो 1/4 हो गया। ठीक है, उसके n की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 हाफ थिकनेसेस में गुजरा तो 1/8 हो गया, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जितनी हाफ थिकनेस से गुजरता जाएगा उतने टाइम्स उतने पावर लगा देंगे आप, तो हमें पता चल जाएगा कि ये रेशो कितना डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर हो गया? ये बिल्कुल वैसी रेडियो एक्टिविटी की तरह है ना, मैंने आपसे कहा था, और ये अगले अल्ट्रासाउंड में भी ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम यही कैलकुलेशंस है, बट उसमें थोड़ा सा फर्क आता है, उसमें रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आती हैं, बट एनीवेज विल कम टू दैट। ये क्लियर है? चलो अब इसको अप्लाई कैसे करना है ज़रा देखते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं सर, अब ज़रा देखें, अगर थिकनेस हाफ थिकनेस के बराबर है तो ये रेशो I अपॉन I नॉट का किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। यानी अगर वो एक हाफ थिकनेस में से गुजरता है, तो अगर हमने कहा अगर थिकनेस हाफ थिकनेस के बराबर है तो इसका मतलब है ये जो इंटेंसिटीज का रेशो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2। सर एक वही डेरिवेशन, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन जो रेडियो एक्टिविटी में कराई थी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि I इज इक्वल टू I नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, बस x की जगह मैं क्या लिख दूंगा x हाफ, क्योंकि यहां पर थिकनेस किसके बराबर है हाफ थिकनेस के। तो ये रेशो किसके बराबर हुआ, अभी हमने क्या बताया, ये रेशो किसके बराबर है 1/2 के। तो अगर ये रेशो 1/2 के बराबर है तो x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा x हाफ। x हाफ का मतलब है थिकनेस किसके बराबर है हाफ थिकनेस के बराबर है, समझ रहे हो ना। तो जब मैं x की जगह जब भी x हाफ लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं हाफ थिकनेस, और जब भी मैं x की जगह हाफ थिकनेस पुट करूंगा तो ये रेशो क्या हो जाएगा 1/2। सर अब ये वही जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप इसके लिए एक फॉर्मूला बना लें, तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, अच्छा टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, तो ये ln e माइनस u x हाफ इज इक्वल टू ln 0.5 ले लें आप। ln और e कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस u x हाफ, और ln 0.5 अपने कैलकुलेटर्स पे देख लीजिए -0.693 आएगा। माइनस और माइनस कैंसिल, तो इनका जो रिलेशनशिप है 693 अपॉन x हाफ, या 0.693 ln2 के बराबर भी होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज ln2 अपॉन x हाफ। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग चल रहा है ना, तो रेडियो एक्टिविटी में भी एग्जैक्टली ये डेरिवेशन थी, उसके अंदर लेमडा की और जो दूसरा था टाइम की, हाफ लाइफ की, बस उसमें x हाफ की जगह t हाफ था, हाफ लाइफ थी, और u की जगह लेमडा था। याद आ रहा है कुछ? चलिए, तो अगर आपको हाफ थिकनेस गिवन हो और उससे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा, और वाइस वर्सा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट गिवन हो हाफ थिकनेस निकालनी हो तो वो भी निकल आएगा। क्लियर है? चलो अब जरा आपको थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन सिखाता हूं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अच्छा चले, अब एक एग्जांपल लेते हैं हमें। अच्छा चलें, ये मैं आप लोगों को पूरा एक क्वेश्चन है इसका, ज़रा अच्छा आंसर मैं अभी आप लोगों को रुक जाए।
एक मिनट रुकिएगा, मैं सवाल को ज़रा ओरिजिनल क्वेश्चन पे ले जाऊं। ठीक है, चलिए। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको इंसिडेंट इंटेंसिटी इसने गिवन है जो है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, और इसकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर बोन की, और इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है 2.9 पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है कि आप आई कैलकुलेट करें, व्हाट इज द इंटेंसिटी विच इज ट्रांसमिटेड, ठीक है, आउट ऑफ बोन। सिंपल सर फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई यू एक्स। बस इस बात का ध्यान रखें, अगर x सेंटीमीटर में है तो u पर सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर x मीटर में होगा तो u भी पर मीटर में होना चाहिए। तो दोनों का यूनिट कंसिस्टेंट होना चाहिए, u का और x का। इसमें थिकनेस सेंटीमीटर में और u पर सेंटीमीटर में है तो इट्स ओके, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो i इज इक्वल टू आई नॉट की जगह आप पुट कर देंगे 100 e, कोई बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो यूनिट होगा वॉट होती ही वाट पर मीटर स्क्वायर स्टैंडर्ड, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 2.9 इंटू 4, आप देखें ना 2.9 है, 1 सेंटीमीटर उधर सेंटीमीटर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे आप आंसर कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 0.90092, या इसको राउंड ऑफ करके हम कह देते हैं 0.001। सर अब ये बहुत सिग्निफिकेंट डिक्रीज है ना, एंटर हो रही है 100 और ट्रांसमिट हो रही है 0.001, तो इसका ना बोन में से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो जब वो फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ेगी तो नेग्लिजिबल इंटेंसिटी फॉल करेगी, ठीक है। इसीलिए जहाँ पर बोन का जो रीजन होता है ना वो डार्क नहीं होता। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी फॉल करेगी उतना डार्क जो है वो इमेज बनाएगी, जितना कम इंटेंसिटी फॉल करेगी उतना इमेज ब्राइटर होगा। अच्छा, अब अगर यही काम एग्जामिनर इसका पार्ट बी दे दे और वो कह दे कैलकुलेट आई थ्रू मसल, अगर इतना ही मसल हो, इफ ऑल वेरिएबल आर सेम, बस ज़ाहिर है यू तो सेम नहीं हो सकता, यू ऑफ मसल हमें गिवन है, ठीक है। अगर ऑल वेरिएबल्स आर सेम, बाकी सारे वेरिएबल, यानी बाकी सारे वेरिएबल्स का मतलब है कि इंसिडेंट इंटेंसिटी भी उतनी है और थिकनेस भी उतनी है, ठीक है। तो फिर सर बस अब आप यही वैल्यूज पुट कर दें, बस यू बदल दीजिए, यू की वैल्यू उधर आपने 2.9 पुट की थी, यहाँ 0.95 कर दें, बाकी सब कुछ वही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.24। क्या हुआ, जाइए। अच्छा सर, आप जरा कंपेयर करें दोनों वैल्यूज को, जो इंटेंसिटी बोन के थ्रू बाहर आ रही है उसको और जो मसल के थ्रू बाहर आ रही है उसको, उसमें बहुत फर्क है, ठीक है। हालांकि 2.24 अपेयर्स टू बी अ स्मॉलर नंबर, बट कंपेयर टू दैट ये अच्छा खासा बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत ठीक ठाक फर्क है। तो जो मसल में से इंटेंसिटी बाहर आती है ना, वो डार्क इमेज, डार्क रीजन क्रिएट करती है। तो मसल वाला जो रीजन होता है ना वो काफ़ी डार्क हो जाता है, ब्लैक एंड हो जाता है। जो बोन वाला रीजन है वो ब्राइटर होता है। उनका कंट्रास्ट से हमें पता चल जाता है कि ये मसल रीजन है और ये बोन का रीजन है, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो फ़र्क होता है। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाना था कैलकुलेशन से कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ये क्लियर हुआ, ये एग्जाम्पल सबको क्लियर हुई। अच्छा, अब जो मुश्किल होता है ना वो क्या होता है, जब आपका दो मीडियम से गुजरे तो उसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल होती है। मैं उसका आपको एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ कि डायरेक्टली उसका आंसर कैसे आता है और वो क्यों आता है ये भी दिखा देता हूँ। चलिए अब ज़रा लेट्स सी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं आपको, ज़रा इसको देखिएगा। देखो अभी इसको तो खैर इसको छोड़ दें, ये वाली नहीं, इसको ज़रा देखते हैं। देखें अच्छा, एक चीज़ इसमें सिर्फ मैंने आपको इसमें एक चीज़ समझा दूं। देखो आई नॉट इंटेंसिटी आ रही है, बोन में से भी गुजर रही है, मसल में से भी गुजर रही है। तो हमेशा जो इंटेंसिटी बाहर जाएगी वो कम होगी और जो एंटर होगी वो ज़्यादा होगी। यार ऑब्वियस सी बात है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एब्जॉर्ब के बराबर होगा, सही है। अच्छा, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बेसिकली जो मुझे आप लोगों को क्वेश्चन सिखाना है ना, वो जो कराना है वो एक इसकी एग्जांपल करानी है। अच्छा, अब ये बात भी मैंने आप लोगों को समझा दी कि यू का क्या मतलब है। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि जितना यू लार्जर होगा
इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस में हमने सीख लिया कि बोन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है पर सेंटीमीटर और जो आपका मसल है वो कम एब्जॉर्ब कर रहा है सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा अब आइए मैं इस टेबल को इस्तेमाल करूंगा आगे और आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा चले, यूज दिस डाटा टू फाइंड, अब जरा देखते हैं। अच्छा भाई, देखो मेरी बात सुनो। अब एग्जामिनर ने कहा है, सुनो मेरी बात, उसने कहा हुआ है कि इस क्वेश्चन में हमें जो पीछे टेबल गिवन है उसको यूज करके मुझे ये रेशो निकालना है, इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू बोन अपॉन इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू मसल। जरा डायग्राम पे वापस चलते हैं। सर दोनों की थिकनेस सेम है, बोन की भी और मसल की भी थिकनेस सेम है। मैंने सिर्फ डायग्राम में साथ शो किए हुए हैं कि दोनों की थिकनेस बिल्कुल सेम है। सही है, दोनों में जो इंटेंसिटी एंटर हो रही है वो भी इक्वल है। दोनों के अंदर जो इंटेंसिटी एंटर हो रही है वो कितनी है, आई नॉट। लेकिन क्या दोनों में से जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी वो सेम होगी? वो सेम नहीं होगी ना, वो डिफरेंट होगी। बस उनका ही उसी की वजह से दोनों का जो आई है वो डिफरेंट होगा। सो अब बेसिकली एग्जामिनर आपको ये डायग्राम देगा, ठीक है, उसके बाद ये टेबल देगा, दोनों का आपको u की वैल्यू दे देगा और अब आपसे ये रेशो निकालने के लिए कहेगा। सो अब मैं क्वेश्चन आपको वापस रिपीट कर रहा हूं। यूज दिस डाटा टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ ये ट्रांसमिटेड थ्रू बोन अपॉन इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू मसल। सर दोनों की इंटेंसिटी, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है ना, आई नॉट, जी रेशो निकाल लें। दोनों का फॉर्मूला आई नॉट इज इक्वल टू, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट ई यू एक्स, इधर भी आई नॉट इज इक्वल टू ई। आई नॉट तो दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों के अंदर सेम एंटर हो रही है। अब इज इक्वल टू, दोनों का एक्स भी सेम है, बस इसका u है 2.9 और थिकनेस टेबल के अंदर गिवन है 1.5। ठीक है, ये टेबल से लिए है वैल्यूज, मैंने थिकनेस टेबल से ली है, डिवाइडेड बाय इसका है 4 और थिकनेस मैंने टेबल से ली है। अच्छा इधर इस एग्जांपल में थिकनेस डिफरेंट है। देखो इस मैंने टेबल को यूज किया ना, इसके अंदर जो थिकनेस है वो उसकी है 1.5 और मसल की थिकनेस दी हुई है 4। मैं इस टेबल को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, थिकनेस सेम नहीं है, मैं उधर नहीं यूज कर रहा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, टेबल को यूज कर रहा हूँ। सो बस अब आप ये रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये रेशो आ गया, दोनों का आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, 0.58 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.58 आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? ये कैसे कैलकुलेशन की मैंने? ठीक है, चलिए अब अगली एग्जांपल पर आइए। ये जो एग्जांपल मैंने नीचे बनाई हुई है इसको भी अब जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इसमें जो एक पार्ट है वो आसान है, एक पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, बस वो एक आखिरी चीज आप सीख लेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सबकी एक जैसी है। ये भी मैंने पास पेपर की एक एग्जांपल ली हुई है, जरा इसको देखते हैं। आपके पास एक एक्सरे है डी जो सिर्फ मसल में से गुजर रही है, और एक एक्सरे है सी जो जिसका थोड़ा सा पोर्शन मसल में से गुजर रहा है, फिर बोन में से गुजर रहा है, फिर मसल में से गुजर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जो इसके अंदर कहा हुआ है कि मसल की थिकनेस है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोन की थिकनेस हमें यहां पे सॉरी ओवरऑल है, बोन की है 1.1 और पूरा जो मसल है उसकी है 2.4। ठीक है, टोटल थिकनेस 2.4 है, ये गिवन है सब क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, टेबल से एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आप वही टेबल वाले यूज कर लेंगे जो हमें टेबल में गिवन थे, वो आप एक मिनट के लिए बस समझ लें। 2.9 है बोन का और 4 है 0.95 है मसल का, और बोन का कितना है 2.9। अच्छा उधर मैंने पहले लिखा है, ठीक है सही है।
आपको निकालना है, आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है जी बोन बीच में है। जी बोन बीच से मतलब है कि जो सी है वो बोन और मसल में से गुजर रहा है। बीच में हो या से क्या फर्क पड़ता है यार, ऊपर जी। अभी देखते हैं हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशो फ्रॉम सी एंड डी। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप डी वाला निकाल लें। आप डी वाला पहले निकाल लें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। जरा डी वाला निकाल के मुझे बताइए कितना आएगा। डायग्राम हो गया। चलें, सो क्वेश्चन ये आपने देख लिया। थिकनेस, ये थिकनेस वाली बात समझ में आ गई। 1.1 इसकी है, टोटल 2.4 है। और आपसे कहा हुआ है क्वेश्चन में कि आप फाइंड करें डी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप डी निकाल लें। बताइए क्या होगा। चलो करते हैं, आपके साथ करता हूं। डी निकालते हैं सर। डी के लिए आई अपॉन आई नॉट एक्सपोनेंट माइनस यू एक्स। मुझे यही तो कैलकुलेट करना है, रेशो यही कैलकुलेट करना है ना, यही कैलकुलेट करना है मुझे सर। ई आपको एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है मसल का, कितना था 0.95। अच्छा मैं यूं करके देता हूं 0.95 पर सेंटीमीटर ना, तो 1 सेंटीमीटर यूं होता है, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस कितनी थी पूरे मसल की 2.4 सेंटीमीटर। मैं इसमें यूनिट भी आपको दिखा रहा हूं कि यूनिट कैसे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आप इसको कैंसिल करके मुझे आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है। 0.10। बस ये रेशो है, रेशो का यूनिट नहीं होता, ठीक है। 0.10 ये आपके पास रेशो आ गया। ये किसका है, सी का। ये मैं पार्ट ये एक्चुअली पार्ट 2 कर रहा हूं। ये पार्ट 2 है फॉर डी, ठीक है। ये डी के लिए पार्ट 2 कर रहा हूं कि जो डी का रेशो निकाला है। अब मैं सी पार्ट 1 आपको समझाता हूं। अच्छा बच्चों, पार्ट 1 को समझने के लिए तुम्हें मैं एक फॉर्मूला भी निकाल कर डिराइव करके दिखा दूं। ये यूं था ना, पार्ट 1 के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास कुछ हिस्सा, देखो कुछ हिस्सा इसका गुजर रहा है मसल में से, कुछ हिस्सा इसका गुजर रहा है बोन में से। जो बोन का हिस्सा है इसका वो है 1.1 सेंटीमीटर, और जो मसल का पार्ट है वो कितना बच गया, तो रिमेनिंग जो हुआ वो कितना हो गया, 2.4 में से 1.1 माइनस करो 1.3। अगर मैं इसको इसकी जगह यूं कर दूं एक तरीके से कि ये 1.3 बोन में से, ये मसल में से गुजरा, ये 1.3 मसल में से गुजरा, और बोन में से ये 1.1, तो एक ही बात हो गई ना। नहीं बिल्कुल नहीं होगी, तो बात हो, रेशो तो वही रहेगा, बिल्कुल सेम। करके देख लीजिए, अलग अलग तोड़ के कैलकुलेशन कर ले, मैं आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल सेम आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको अलग अलग करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा अब सुनो, आपके पास जो इंटेंसिटी है वो मसल में से 1.3 एटीन्यूएट हुई, उसके बाद फिर बोन में से 1.1 सेंटीमीटर की है। टू 2.4 है, 24 नहीं है, दैट्स 2.4, ठीक है। चले अब ये डी है, ये सी है, डी है, हाँ सी है सर। अब देखिए, आप जरा इसको कॉन्सेप्चुअली सुने मेरी बात, यहां हो क्या रहा है। जो मसल में एंटर हो रहा है उसको अगर मैं ले लूं I0,
उसके बाद सपोज करो जो बोन तक पहुंचा वो है आई, 1 कहना पड़ेगा, और फिर जो यहां से बाहर आ रहा है उसको मैं कह देता हूं आई। ठीक है, तो पहले तो मैं जरा दोनों को अलग अलग ट्रीट करता हूं कि वो जो I1 की वैल्यू क्या होगी और I की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जरा पहले देखते हैं। सर पहला जो रेशो होगा वो I इज इक्वल टू, सर ये I1 हो जाएगा ना, I1 एक्सपोनेंट माइनस U। ये U किसका होगा इसके अंदर? मसल का होगा। ठीक है, इसको हम कह देंगे 1.3। ठीक है, ये हो जाएगा 1.3। और जो तुम्हारे पास I होगा वो किसके बराबर होगा? सर I होगा यहाँ पर, अच्छा ये इसके लिए, अच्छा ये अब आप समझें, I जो होगा वो उसके लिए, एक सेकेंड इसको ज़रा थोड़ा सा ठीक कर लें। इधर होगा I0, इधर होगा I1। सर जो बाहर निकलती है वो हमेशा आपको इक्वेशंस पहले लिखनी पड़ती है ना। सो I1 इज इक्वल टू I0 फिर एंड माइनस 1.3। ये सामने आ गया, U 1.3। अब जो I होगा वो किसके बराबर होगा? I1 एक्सपोनेंट U। ये U किसका होगा? बोन का। अब ये बोन का होगा क्योंकि बोन के लिए जो इंसिडेंट है वो I1 है। ठीक है, बोन के लिए जो इंसिडेंट है वो I1 है, और इसके लिए या क्या पुट करोगे? 1.1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। ठीक है भाई, सुन लो यार। अब अगर मैं I1 को उठा के इधर नीचे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं I1 को इधर। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? मैंने पहले 2 इक्वेशन बना ली, एक मैंने बना ली थ्रू पहले वाली, ये थ्रू मसल हो गई, ये मसल हो गई, और ये क्या हो गई? थ्रू बोन। सामने आ गया। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में I1 की वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा ये? सो इक्वेशन नंबर 2 अब क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 अब मेरे पास हो जाएगी I इज इक्वल टू, अब I1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा बताओ? I0 E। ये U किसका U है? ये मसल का U है। ठीक है, अभी कर देते हैं इसको, ये यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मसल का क्या भी लिख दूंगा। और इसकी वो थिकनेस कितनी थी? 1.3। ये किसकी जगह रिप्लेस कर दिया मैंने? ये I1 की जगह रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद जो एक्सप्रेशन है उसको एज इट इज लिख दूं, E माइनस ये किसका है? U बोन का है। इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा? 1.1। सो अब मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया, I इज इक्वल टू I0। अब मैं जरा पुट करता हूं। सर बोन की क्या आपने बताया था? U की वैल्यू कितनी थी? पहले वाला तो मसल का है ना, कितनी है वो? 0.95 मल्टीप्लाइड बाय उसकी थिकनेस 1.3। E माइनस इसकी कितनी थी? 2.4 2.9 9 थी 4 थी? 2.4 पूरी हो जाएगी। अच्छा वो 2.4 तो उसकी थी, कोफिशिएंट 2.9 था, सही कह रही है। मल्टीप्लाइड बाय उसके 1.1। सर यही रेशो तो निकालना है हमें, ये रेशो हमें निकालना है। तो बस उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए सॉल्व करके। उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करके तो आपका आंसर आ जाएगा इनटू 1.3। अब इनको सॉल्व करो और मल्टीप्लाई कर लो। 0.012 ये आपका आंसर है। आया सामने सबको आंसर? सर इसमें की पॉइंट आसान कर रहा हूं। अब इसके बाद अगर कभी ऐसा हो कि 2 मीडियम में से गुजरे ना, तो अब मैं इसको ज़रा एक तरीके से आपके लिए शॉर्टकट बना देता हूं। अगर 2 मीडियम्स में से, सो कंक्लूजन ये हुआ, इसका कंक्लूजन ये है कि अगर एक ही रेडिएशन 2 मीडियम में से गुजरे ना, आप देखो मैं इसको आसान कर देता हूं। अगर ये इसमें से गुजर रही है
दोनों मीडियम में से, तो यहाँ से आई है नॉट, और निकलने वाली को अगर मैं आई कह देता हूँ। सो अब आपने सिंपल, अच्छा सपोज करो इसका जो u है वो u1 है, इसका जो है बोले सपोज इसको u2 कह देते हैं, और इसकी थिकनेस को मैं कह देता हूँ x1, और इसकी थिकनेस को मैं कह देता हूँ x2। तो अब आपके लिए सिंपल है, इसकी जो इंटेंसिटी होगी I इज इक्वल टू आई नॉट 1x1 x2, ये बस इसका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्टली ये कर दीजिएगा, पूरी डेरिवेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दो मीडियम में से गुजरे तो आपको आई नॉट से लेना है और बस दोनों का जो एक्सपोनेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे आया मैंने अभी करके दिखा दिया आपको, क्योंकि जो I1 आप डालेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा। सबको क्लियर हुई है मेरी बात? भाईजान क्या मसला है मुझसे पूछो यार, तुम लोगों का ये जो काम है ना मुझे बड़ा दिमाग आउट करता है मेरा। ये क्या मसला है मुझे बताओ, क्या पूछ रहा है मुझे बताओ ना यार, उसके तनख्वाह मुझे मिलती है बताने की। बताओ क्या मसला है, तो क्या पूछा है तुमने उससे? उठो वहां से, इधर आके बैठो जल्दी सारे, तुम भी उड़ जाओ वहां से बीच में से, उठो। हाँ तुम उठो, हाँ तुम इधर आके बैठो भाई, जब तक तुम अलग अलग बैठोगे मेरा मसला हल हो जाएगा। तुम इधर आके बैठो, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम भी उठो वहां से उठो, हाँ उठो, तुम उधर जाके बैठो, तुम भी उड़ जाओ वहां से, उधर कोने में चले हो। तुम सारे जब तक अलग अलग नहीं होगे ना तो मसला हल ही नहीं होगा। मैं यही करता रहूंगा हर वक्त। चलो सब अलग अलग जाके बैठो। अच्छा भाई, सबको समझ में आ गई ये वाली बात? चलें आगे बढ़ें। अब चलें, छोड़ें इसके आगे पर। हो गई ये बात, मैंने आपको समझा दी। ओके, अच्छा अब जरा इस बात को समझ लें सर, जितना लार्जर डिफरेंस होगा बिटवीन द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थ्रू मीडियम्स, एग्जांपल बोन एंड मसल, द हाई द कंट्रास्ट। ये बात सबको क्लियर हो रही है? क्यों? क्योंकि जितना उनका फर्क होगा, डिफरेंस होगा, जाहिर है जितना ज्यादा इंटेंसिटी टकराएगी वो डार्क इमेज बनाएगी, जितनी कम बनाएगी उसका ब्राइट इमेज आएगा, और ब्राइट और डार्क का जितना फर्क होगा उतना कंट्रास्ट बेटर होगा। सो कंट्रास्ट हमेशा अच्छा तब आता है जब एक मीडियम में से ज्यादा इंटेंसिटी गुजरे और उसके जो दूसरा मीडियम है उसमें से इंटेंसिटी कम गुजरे। अच्छा, आप जरा इससे ना एक इंपॉर्टेंट और बात सीखो। अब कभी कभार हम एक्सरेज ऐसे रीजन्स का करते हैं जहां पर नेचुरली उनका जो कंट्रास्ट होता है ना वो लो होता है। अच्छा, लोग समझते हैं कि सिर्फ एक्सरेज हड्डियों का ही होते हैं, ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। एक्सरेज जो है ना वो सॉफ्ट रीजन्स के भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं पहली दफ़ा जब मैंने सुना था एट द बर्थ ऑफ माई सन, उन्होंने एक चीज़ डिटेक्ट की। उन्होंने कहा शायद इसका जो ये जो खाने की नाली होती है ना और सांस की नाली, इसको एसोफेगस एंड ट्रैकिया कहते हैं। सो उनका ये ख्याल था कि उसके अंदर नैरोइंग है, वो ज़रा नैरो हुई है जो खाने की नाली होती है। सो दे वांटेड टू डू एक्सरे ऑफ इट। उनका जी इसका एक्सरे करना जरूर, एक्सरे करके पता चलेगा। तो मेरे लिए ज़रा सरप्राइजिंग था कि आप खाने की नाली का एक्सरे करें, क्योंकि मैंने भी उससे पहले हड्डियों का ही सुना था सिर्फ। अब बेसिकली पॉइंट क्या होता है, एक्सरे जो होता है ना इस तरह के सॉफ्ट रीजन का, अगर आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही कर देंगे ना तो उसका इमेज क्लियर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो खुद भी रीजन सॉफ्ट है और उसके सराउंडिंग रीजन भी सॉफ्ट है। वहां पर कोई ऐसा हार्ड रीजन नहीं है जो इंटेंसिटी को ब्लॉक कर सके। तो पूरा जो इमेज होता है ना वो एक जैसे ही ब्राइट आता है। उसके अंदर कोई आपको डार्क रीजन नजर नहीं आएगा, बड़ा दो सारे रीजन एक जैसे दिखते हैं। तो उसके लिए वो पहले एक सिरप या एक चीज़ पिलाते हैं, वो बेरियम के सॉल्ट्स होते हैं। वो आपको बेरियम का सॉल्ट देते हैं पीने के लिए। जब आप बेरियम का सॉल्ट पीते हैं ना तो वो आपकी खाने, वो बहुत गाढ़ा होता है वो। सो वो आपकी खाने की नाली में जब जाता है ना तो वो बेसिकली समझो एक तरीके से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो बढ़ जाती है। अब जब वो उसका एक्सरे लेते हैं ना तो खाने की नाली साफ नजर आती है, डार्क आपको, क्योंकि ब्राइट, एक्चुअली डार्क नहीं ब्राइट नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो उसके अंदर से बेरियम का सॉल्ट होता है ना वो एक्सरेज को ब्लॉक करने लग जाता है, तो वहां पर ब्राइट रीजन बनता है। और उसके सराउंडिंग रीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क। तो आपको साफ क्लैरिटी से नजर आती है ये खाने की नाली यूं जा रही है। तो उसके अंदर जरा सी नैरोइंग ज़ाहिर है वो नजर आई हमें कि वो हल्की सी एक जगह जाके नैरो हो रही है,
फिर उसका एक प्रोसीजर होता है, वो ट्यूब डाल के उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपको वो क्लैरिटी से यूं करके नाली नजर आती है। उसके बगैर अगर आप करेंगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि खाने की नाली कहाँ ख़त्म हो रही है और सांस की नाली कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो इसको कहते हैं सॉफ्टर रीजन के। इसी तरह लंग्स का भी करते हैं। आपने अक्सर एक फिनोमिना सुना होगा, लंग्स में पानी भर गया। अच्छा, वो पानी क्या होता है, फ्लूइड्स होते हैं बेसिकली। तो अगर आप एक हेल्दी लंग का एक्सरे करेंगे ना तो उसका इमेज डिफरेंट आएगा, लेकिन अगर आप एक फ्लूइड से भरे हुए लंग का एक्सरे करेंगे तो वो ज़रा ब्राइट आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड जब भरे हुए होते हैं ना तो वो अपने अंदर से एक्सरेज को ज़्यादा ब्लॉक कर देता है। जब एक्सरेज को या एब्जॉर्ब कर लेता है, यूँ समझ लें। जब एब्जॉर्ब करेगा तो इंटेंसिटी कम गिरेगी उसके पीछे जाके और वहाँ पे ब्राइट रीजन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर मैंने देखो रेड से जो चीज़ लिखी हुई है, सम एक्सरेज इमेजिंग हैव लो कंट्रास्ट, देयरफॉर अ कंट्रास्ट मीडियम इज यूज्ड। ये कंट्रास्ट मीडियम आमतौर पर बेरियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। लाइक बेरियम सल्फेट इज यूज एज अ कंट्रास्ट मीडियम ऑफ स्टमक और वेन्स। अच्छा, वेन्स के अंदर भी होता है। अगर आपको वेन्स के अंदर कोई रप्चर समझते हो कि वेन्स आपकी कोई बीच में से कहीं से कोई वो तो नहीं, ब्लड वेसल कोई लीक तो नहीं हो रहा है, ज़रा सा सुराख तो नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, आप इंजेक्ट करते हैं ये बेरियम के सॉल्ट्स। उसके बाद जब उसके एक्सरे लेते हैं ना तो लिटरली आपको वेन डार्क कलर की जो है ना वो वेन्स नज़र आती हैं, ठीक है। वहाँ से आप पता लगा लेते हैं कि भाई इसके अंदर कोई यहाँ से कोई रप्चरिंग तो नहीं है। मॉडर्न एक्सरेज के अंदर ये मसले का हल एक और तरीके से भी होता है। अब ये जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है ना, इसके अंदर आप कलर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। सो मॉडर्न एक्सरेज के अंदर इसका हल और भी निकाल लिया उन्होंने। पहले तो सिर्फ ये मीडियम दे के करते थे, अब जो है ना वो कंप्यूटर खुद ही जो है ना वो कंट्रास्ट चेंज कर सकता है। उसके पास ये ऑप्शन होता है कि लो और हाई कंट्रास्ट कर दें। समझ में आ गया? क्लियर है ये? चलो, अब ये एक्सरे इमेजिंग का तुम्हारा क्लियर हो गया। इसमें एक सवाल आता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सरेज। अच्छा चलो तुमसे पूछता हूं मैं, तुम्हारे ख्याल में एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तुम लोग पहले अपना एक जस्ट मेक अ गेस, एडवांटेजेस क्या क्या हैं एक्सरेज के? हड्डियां टूटती हैं तो पता चल जाता है, शाबाश बेटे। और इसके अलावा क्या होता है? बॉडी में कोई इशू है तो दिख जाएगा। अच्छा, आगे बढ़े ना इससे, ये तो हो गया ना। ज़ाहिर इशू के लिए डायग्नोस्टिक टेक्निक था, कंपेयर टू अदर टेक्निक्स का सवाल है ना। यानी सवाल ये है कि बाकियों के मुकाबले में ये थोड़ी है कि एक्सरे का तुम्हारी जिंदगी में क्या एडवांटेज है, अब कंपेयर टू अदर मेडिकल टेक्निक्स क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। लाइक चले मैं बताता हूँ, लाइक एक्सरे कंपैरिजन विद सिटी स्कैन, विद एमआरआई, विद अल्ट्रासाउंड, ये इनसे बात कर रहे हैं, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं जी। अल्ट्रा, अच्छा देखें, सबसे पहले तो एक जनरल एडवांटेज बता दूं जो इन सब का ही है, ये रिमोट सेंसिंग टेक्निक है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक का मतलब समझते हो, बगैर उस रीजन पे पहुंचे हुए आप दूर से उसको देख सकते हैं। यानी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी यू कैन सी एन इमेज ऑफ एनी प्रॉब्लम या एनीथिंग इनसाइड द बॉडी। सो कहता है रिमोट एक्सेस करना। कंप्यूटर वाले तो इस वर्ड से समझते होंगे ना, रिमोट एक्सेस। रिमोट का मतलब है कि मैं अगर तुम्हारे कंप्यूटर को मैं अपने घर के कंप्यूटर से जो है ना वो एक्सेस कर लूँ, उसे कहते हैं रिमोट एक्सेसिंग सिस्टम। सो रिमोट सेंसिंग की टेक्निक्स का सारा अंदाज होता है नॉन इन्वेसिव होती हैं। नॉन इन्वेसिव का भी मतलब बता दूं क्योंकि अक्सर इसके अंदर आप लिखा हुआ देखेंगे। नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स का मतलब ये होता है विदाउट अंडरगोइंग सर्जरी आप उस रीजन को व्यू कर सकें। अब सोचो आज से 100-150 साल पहले जब ये टेक्निक्स नहीं आई थी, रिमोट, इनको कहते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैं। ये सारी जितनी भी ना एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये कहलाते ही रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब यू कैन रिमोटली सी द रीजन इनसाइड द बॉडी। उससे पहले जब तक ये टेक्निक्स नहीं आई थी, देखो इलाज कैसे होता था। सपोज करो ये 7 भाई जो है ना बीमार तो ये हैं ही, लेकिन ये गए डॉक्टर के पास, इन्होंने कहा भाई ये मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या खाया था, क्या किया था, इसने सिम्टम्स बताए, उसने डायग्नोसिस किया, इसकी बातें सुन के कि भाई ये वजह हो सकती है, इसको जड़ी बूटियाँ दे दी खाने के लिए, ठीक है। ये जड़ी बूटियाँ खाकर आया, 10-15 दिन बाद उसने कहा सर नहीं हो रहा ठीक। फिर उसने कहा अच्छा और बताओ क्या हुआ था, थोड़ा सा और डायग्नोस किया, फिर दे दी दवाई। 4-5 दफ़ा ये आ गया, उसने कहा भाई नहीं ठीक हो रहा मेरा दर्द। तो अब उस बेचारे के पास एक ही मसले का हल रह गया था ना, आ जाओ बेटा काटे तुम्हें, ठीक है। तो 7 भाई को लिटाया, उन्होंने लंबा बेहोश किया, काटा पीटा, अंदर जाके देखा वो तो कोई मसला ही नहीं था यार, ये प्रॉब्लम थी। तो कहेगा अच्छा बंद करो, 7 को करो बंद। तो कहा यार ये वाली दवाई ठीक थी, मैं अब जाके मुझे पता चला ये मसला था, लो दवाई लो। तो अब ये कहेगा नहीं यार मुझे काट पीट के तुमने खोल दिया, फिर उसके बाद अब ये दवाई दे रहे हो सर, अब ये मसला हल हो गया है। अब काटे पीटे बगैर आप जो है वो बाहर से ही देख लेंगे कि अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है।
ठीक है, करा लो बेटा, बहुत मसले हैं तुम्हारे अंदर। और इसका ज़रूर कराना, देखना बीच के अंदर एक अलग से निकलेगी चीज़। इट इज़ अ रिमोट सेंसिंग टेक्निक, ठीक है, तो ज़ाहिर है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि रिमोट सेंसिंग है। दूसरा, पेनलेस एंड नॉन इन्वेसिव, कोई काटा पीटा का चक्कर नहीं है, कोई दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पेनलेस एंड नॉन इन्वेसिव टेक्निक, ठीक है। इसके अलावा तीसरा एडवांटेज सर, इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। जो भी लैब तुम्हें ये कहती है ना कि 2 दिन बाद आना, वो तुमसे अर्जेंट के पैसे लेना चाहती है। सर इसके रिजल्ट्स तो अब ऐसे हैं कि आपने इधर स्कैन किया और इधर जो है ना वो लैब उसके जो कंप्यूटर पे जो है ना इसका रिजल्ट ऑब्टेन हो जाता है। प्रिंट करने के अंदर हाथ 10 मिनट लगते हैं, वो फिल्म को जो है ना प्रिंटिंग का टाइम होता है, वो फिल्म 10, 15, 20 मिनट में बन जाती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तो टाइम लगता ही नहीं है एक्सरे के अंदर। लेकिन आप जाएंगे लैब वालों से कहेंगे ना मुझे एक्सरे रिपोर्ट अभी दे दो, कहेंगे अभी तो नहीं मिलेगी, रात को आना, ठीक है। फिर तुम कहोगे अच्छा अर्जेंट चाहिए, वो कहेंगे हाँ, वो कहेंगे अर्जेंट चाहिए, वो कहेंगे ठीक है अर्जेंट देते हैं। हाँ, एक चीज़ नहीं होती, वो अक्सर हॉस्पिटल में या लेबॉर्ट्री में ना रेडियोलॉजिस्ट कमेंट्स लिखते हैं, यानी वो पढ़ने के बाद कंक्लूजन लिखते हैं। अच्छे अस्पतालों में होता है रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो अपना एक कमेंट लिख देता है कि हमने स्कैन देखा और इसका ये रिजल्ट है। उसमें थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन सर इसके रिजल्ट्स तो फौरन ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है। फास्ट रिजल्ट्स एक्सेस्ड इन फ्यू मिनट्स भी ज़्यादा है अब तो, खैर विद इन अ मिनट कह सकते हैं आप। चलिए सर, नो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है किसी का? आपका हुआ है? किस चीज़ का? किडनी का। अक्सर अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है ना, तो कहते हैं पानी बहुत पियो, पहले से पानी पियो, या इतनी देर पहले भूखा रहो, इतनी देर कुछ खाना नहीं। सर एक्सरे के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, नो स्पेशल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। आप जाएं एक्सरे करें, बाहर आ जाएं, ठीक है। चलो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। अब आ जाओ डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस के एक तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सर, हार्मफुल होती है, ये आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। एक्सरेज आफ्टर गैमा रेडिएशन आर द मोस्ट हार्मफुल, ठीक है। तो ज़ाहिर है इसका जो कांस्टेंट एक्सपोजर होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ये नहीं कि हर रोज़ एक्सरे कराने पहुंच गए, ठीक है। एक्सरे ज़िंदगी में 1 या 2 दफ़ा ही होते हैं, बस इतने ही काफ़ी होते हैं। एंड स्पेशली टेक्नीशियंस हु आर एक्सपोज टू एक्सरेज, पहले ही मैंने बताया था, वो आइडियली उनको एक्सरे लेते वक्त किसी शील्ड के पीछे चले जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। दूसरा, कंट्रास्टिंग मीडियम्स जो आपको देते हैं ना स्टमक के एक्सरे के लिए, जो भी मैंने आपको बताया, वो यूजुअली आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देते हैं या एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं। तो ये वो पीने के बाद वो स्टमक का एक्सरे तो हो जाएगा, लेकिन 2 दिन तक फिर मेरा मामला गड़बड़ रहेगा। तो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन इसका बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो ये लिखिए, बिकॉज दे आर आयनाइजिंग रेडिएशंस, देयरफॉर हार्मफुल टू द बॉडी। अच्छा हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये 2D इमेज होता है इसका, देखा ना एक्सरे का इमेज, 2 डायमेंशनल इमेज। 2 डायमेंशनल इमेज का जो रिजल्ट होता है ज़रा वो लिमिटेड होता है। तो आप फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर है, वो एक्सरे में आ तो जाएगा अगर आपने ब्रेन का एक्सरे किया, बट वो कितना डीप है, कितना वाइड है, आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, ठीक है। सो उसकी जो डेप्थ है और या उसकी जो पूरी स्टडी है वो आप नहीं कर सकते। कंट्रास्टिंग इमेज कैन कॉज साइड इफेक्ट्स, एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन। अच्छा चलो, अभी एक्सरे हम लोगों को समझ में आ गया पक्का। अच्छा, मैं अब आप लोगों को चले अभी टाइम कम है तो मैं इसको एक्सरे पे रोकता हूँ, फिर सिटी स्कैन अगली क्लास पे कराऊंगा, मुझे क्वांटम के क्वेश्चंस कराने हैं आपको।